कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में नहीं रखना है जमाने को, है ना, ये सिखाना। चलिए भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका संविधान का अगला क्लास। इससे पहले क्लासेस आप कुछ कुछ देखे होंगे हल्का फुल्का, उसको एक अलग पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था, आपको पढ़ाया जा रहा था। आज से हम मेनली, आज आपको कुछ बता दूं सर, जैसे आप पढ़े थे सर संविधान में 22 भाग हैं। तो दोस्तों और चीज़ें आप देखिए, व्याकुल पहले होते हैं, परिणाम का इंतजार बाद में करते हैं, है ना। पहले आपको चाहिए सब चीज़ ला दो, सब चीज़ ला दो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आप शुरू से लेके लास्ट तक संविधान की पूरी सीरीज देखिए। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो एग्जाम में आए और आपको लगे कि क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं थे, या इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ तो हम कॉन्सेप्ट सुने भी नहीं थे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको पीछे मिलेंगी, कुछ चीज़ पहले मिलेंगी, कुछ चीज़ें बाद में मिलेंगी, मगर शुरू से लास्ट तक पढ़ने के दौरान आपको सारी चीज़ें क्रमागत रूप से मिलती चली जाएंगी। तो उसके लिए व्याकुल मत होइएगा कि शुरू में ही हमें भर भर के दे दो। और आपको मैं इसीलिए पूरे स्पेशल आज का जो क्लास है दोस्तों, पॉलिटी वीडियो क्लास, शिक्षक भर्ती कला संकाय का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 22 भागों में से पहला भाग, भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और संघ व उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 है दोस्तों, उसमें भी ये उसका पार्ट 1 है। अर्थात हम सोचिए इस भाग को भी हम 2 हिस्से में पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम हर एक चीज़ को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, हर एक चीज़ को समझते समझते, सभी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हुए चलेंगे, ताकि अभी कहानी के रूप में पूरा संविधान आपके दिमाग में छप गया रहे। फिर आपसे कभी भी उससे क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपसे वो छूटे ना। आपको बता दूं इस सेक्शन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं भैया। तो भारतीय संविधान में 22 भागों हैं, 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां जो कि आपको मैंने याद करने के लिए ट्रिक बताया था, है ना। संघ, राज्य, क्षेत्र, वेतन भत्ता, शपथ प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति सीटों का आवंटन, एसटी संपूर्ण भारत, एसटी एमटीएम, सूची विभाजन, भाषाएं, भूमि सुधार आंदोलन, दल बदल कानून, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये 12 हैं। तो दोस्तों जो 12 अनुसूचियां हैं, वैसे 395 अनुच्छेद है और 22 भाग हैं। तो आपको याद रखिएगा, मैं आपके हर एक क्लास से पहले जो टेबल आपको दिख रहा है, पूरे 22 भागों का टेबल, उन 22 भागों का नाम और उस 22 भाग में किसके अंदर क्या अनुच्छेद है, ऐसे पूरे 22 भागों का देखिए 10, 10, 20 और 2, 22, ऐसे पूरे 22 भागों का अनुच्छेद, उसका नाम और भाग, ये पूरा टेबल मैं हर एक क्लास से पहले लगभग लगवा दूंगा। आपको टेंशन और लोड नहीं लेना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि बोलेगा भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं? यस, कि भाग 20 में क्या है, ये संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो बोलेंगे भाग 20। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 368। देखिए केवल इस टेबल से ही आप देख रहे हैं कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं। एक एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन संविधान के, तो एक क्वेश्चन इस स्तर का देखने मिलता है, बाकी 3 कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो जो इतना आसान है इसको क्यों छोड़ना। इसलिए मैं एक काम करूँगा कि 22 भाग एक दिन में अगर आपको याद कराऊँ, उनका नाम याद कराऊँ, उनका ये अनुच्छेद याद कराऊँ, तो मेरे लिए तो पॉसिबल है कि मैं याद करवा सकता हूँ, मगर आपको लोड नहीं लेना है। आप हर दिन केवल एक भाग और उसका नाम और उसका अनुच्छेद पढ़िए। इस तरीके से 22 क्लासेस करते करते आपके सारे भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद हो जाएंगे, तो दिमाग में लोड और टेंशन भी कम। और हर दिन जब हम पहला भाग पढ़ेंगे, जब दूसरे दिन दूसरा भाग पढ़ेंगे, तो पहला दूसरा एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा दोनों रिवीजन हो जाए। तीसरा दिन पहला दूसरा तीसरा पढ़ेंगे ताकि तीनों दिन रिवीजन हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए इसी क्रम में आज सबसे पहले आपका स्वागत है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 है, संविधान के 22 भागों में से पहला भाग है। और यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है कि सर 22 भागों में से सबसे पहला भाग संघ व उसके राज्य क्षेत्र को क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्त मेरे, आइए आपको बताता हूँ क्यों दिया गया। इस लिस्ट से पहले मैं आपको केवल इस नाम का वैल्यू बता देना चाहता हूँ कि क्यों दिया गया। ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आगे कंटेंट पूरा रेडी है, कंटेंट आप पढ़ते रहेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप, है ना। आप पहले कारण समझिए सर, उसका अगर नाम है भाग 1 संविधान का 22 भागों से भाग 1, संघ व उसका नाम क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले यहाँ क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया। क्योंकि दोस्तों संविधान कहाँ की, हम बोलते सर भारत का संविधान,
दोस्तों भारत क्या है, भारत को आप दुनिया में क्या समझेंगे, तो दुनिया समझता है कि एक ऐसा भूखंड का टुकड़ा है, यही भारत है। तो भाई जो भूखंड का टुकड़ा है, क्या इसका कोई निश्चित क्षेत्र है? क्या इस क्षेत्र से बाहर, अब इधर जाएंगे तो बांग्लादेश, इधर जाएंगे तो भाई नेपाल, इधर जाएंगे तो भाई अब चाइना, इधर जाएंगे तो भाई अब म्यांमार, क्या जैसे आप इस क्षेत्र की सीमा से बाहर जाएंगे तो कोई दूसरा देश आ जाएगा? यस। इसे दुनिया में सबसे पहले यह डिसाइड करना जरूरी है कि भाई अब पूरी दुनिया में आपका क्षेत्र कौन सा है जिसको आप भारत समझेंगे। तो हमारा क्षेत्र वह भारत है, जिसके अंदर बाकी सब चीज़ तो इसके अंदर है, भारत की हर चीज़ तो इसके अंदर है, मगर यह है जो टुकड़ा है पूरे विश्व में, पृथ्वी पर, यह भारत है। इसलिए दोस्तों जब कोई क्षेत्र होगा, और सबसे पहले जब कोई क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का कोई ना कोई नाम होगा। इसलिए हमारे इस क्षेत्र, इस टुकड़े का नाम है भारत या इंडिया। इसलिए दोस्तों सबसे पहला भाग रखा गया संघ और उसका नाम क्षेत्र। समझा कि सबसे भाग 22 भागों में, तो भाई 22 भाग में से इसको तीसरे भाग में, चौथे भाग में, छठवें भाग में कहीं भी डाल सकता था, मगर 22 भागों में पहला भाग क्यों रखा गया? क्योंकि यही सबसे बेसिक चीज़ है। सबसे पहले किस भूखंड को ही तो आप अपना देश बोलेंगे, तो कोई भूखंड आप निश्चित करें कि हाँ यह भारत है, और इस भूखंड का नाम क्या, तो इस भूखंड का नाम भारत है या इंडिया है। तो हाँ यही दो चीज़ तो सबसे पहले है, तो इसलिए सबसे भागवान क्यों है? संघ और उसका नाम क्षेत्र आप जान चुके हैं। अब तीसरा बात आता है सर यहाँ संघ क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया इज ये क्वेश्चन आता है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ, जो घुमाता है एग्जामिनर उस संघ की परिभाषा घुमाता है। हमारे यहाँ संघ का मतलब है यूनियन, क्योंकि दोस्तों संघ के दो परिभाषाएं आती हैं इंग्लिश में। एक संघ का मतलब होता है फेडरेशन, और एक होता है दोस्तों यूनियन। तो यूनियन जो है ये है हमारा भारत यूनियन है संघ के रूप में। फेडरेशन वाला देश दोस्तों आपका अमेरिका है, यूएसए है। क्लियर हुई बात है? तो ये क्वेश्चन इसलिए यहीं पे खेल जाता है कि आप इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, हिंदी में आपको सुनने में वही लगेगा राज्यों का संघ है, मगर इंग्लिश देखिएगा कभी भी, इसलिए क्या लिखा रहता है किसी पेपर के पहले में कि भैया आप यहीं से चूक जाते हैं कि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी अंतिम गलती होने पर। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं हमारे भारत में, भारत हिंदी भाषी देश है, यहाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, मगर हमारे देश के लोग जो पेपर सेलेक्ट करने वाले हैं वो इंग्लिश में पेपर बनवाते हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति, और उसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए फेडरेशन को भी संघ के रूप में लिख देता है और यूनियन को भी संघ के रूप में लिखता है। तो हिंदी में तो आपको संघ ही देखने मिलेगा, मगर इंग्लिश में देखिएगा अगर यूनियन है तो आप सही मारिएगा एग्जाम में, और वहीं अगर फेडरेशन लिखा है तो उसको आप गलत कर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक, चलिए। तो भाई इसको भाग एक में क्यों रखा गया, क्षेत्र उसका नाम क्यों जरूरी है, तो भाग एक संघ क्यों कहा गया है, आपको समझ में आ गया। क्योंकि भारत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग राज्यों के संघ से बना है, राज्यों के संघ से बना है। संघ मतलब समूह से बना है। यस, तो पूरे अलग अलग राज्य जब एक साथ आए तब जाके आपका भारत का निर्माण हो गया। इसीलिए आप भाग एक में यही देखे थे, और जब आप भाग में यही एक देख रहे हैं तो इसी बात में मैं एक बात कहना चाहूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप भाग एक में यही देखेंगे तो आपको समझना होगा कि हाँ कब भारत ने किस क्षेत्र को अपने अंदर मिलाया, कब भारत ने सारे राज्यों को एक साथ ला करके अपने भारत के आज के वर्तमान नक्शे को रेडी किया। यही सभी चीज़ें आपको देखनी होगी, जाननी होगी, इसके इतिहास को समझना होगा कि कुल तो 562 देशी रियासतें थी। जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो 562 देशी रियासतें थी, उसमें से 559 देशी रियासतें आसानी से भारत में सम्मिलित होना चाह रही, मगर 59 के बाद 62 थी, 59 सम्मिलित हुई है। तो 59 के बाद कितना बचा, 60, 61, 62, अर्थात 3 रियासतें ऐसी थी जो दोस्तों आपकी भारत में सम्मिलित नहीं हुई। और इन 3 को सम्मिलित करने के लिए हमारे उस समय के जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, एक करने वाले के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जहाँ कहा गया उनको, उन्होंने एकीकरण का काम किया। इन तीनों को मिलाया अलग अलग तरीके से। वो 3 थे आपके जौनपुर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ठीक, चलिए आज आते हैं, हम चालू करेंगे, आगे सब चीज़ें जानेंगे हम। फिलहाल हम आते हैं, पहला चीज़ जो आपको याद करवाना था 22 भाग में से, आज भाग 1 का नाम अच्छे से याद हो। सर भाग 1 है, और क्या भाग 1 का आपको कभी जीवन में ये सोचना पड़ेगा
आपको जीवन में कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि भाग 1 का नाम संघ, राज्य और उसका क्षेत्र होगा। संघ, राज्य, संघ उसके क्षेत्र, संघ उसके, संघ और उसके नाम क्षेत्र। ठीक, तो हाँ भाई भाग 1 है संघ और उसके क्षेत्र। ठीक, और उन क्षेत्रों का नाम, जिसमें आप अनुच्छेद देखते हैं। सर अनुच्छेद आएगा क्या? 1 से 4, क्योंकि हमारे भारत के नक्शे में ही क्यों दोस्त, किसी भी नक्शे में 4 दिशाएं हैं, ऐसे याद रखिए। कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में बटा है, इसलिए सर आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक आएगा, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो चलिए, क्या भाग 1 का आपको भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 ये आपके दिमाग में बैठ गया ना? यस। यहाँ कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में होता है, तो भाग 1 के अंदर कितना अनुच्छेद आता है क्वेश्चन पूछेगा तो 4 अनुच्छेद, 1 2 3 4। भाग 1 वाक्य नाम क्या है? तो संघ और उसके क्षेत्र नाम है। यस, आते हैं बात फिर दूसरे पे। याद करने को तो मैं आपको आज ही याद करवा दूं, क्योंकि जब कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र पे कोई ना कोई लोग तो रहते होंगे, इसलिए पार्ट 2 हो जाता है। भाग 1 के बाद भाग 2 हो जाएगा, वहाँ रहने वाले लोग अर्थात नागरिकता, कि उस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी। और जब उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है दोस्तों, नागरिकता मिलने के बाद उनको कुछ ना कुछ मूल अधिकार प्राप्त होगा, भाग 3। ऐसे में करके पूरे 22 भाग अभी याद करा सकता हूँ, मगर नहीं, हम लोड नहीं लेंगे, पूरे 3 पार्ट आराम से पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब छोड़ दीजिए इनको, सूचियों को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ गया आपका क्लास, अब शुरू हो रहा है मेरे दोस्त भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और यहाँ आपकी बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा, आपके दिल दिमाग में बैठेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो आप रटने वाले पद्धति में पढ़े होंगे और ये अलग तरीके से पढ़ रहे तो आपको हेजिटेशन होगा, अरे ये बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। बस तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि आपको ये जो कंटेंट दिया जा रहा है यूपीएससी लेवल तक का कंटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं उसी की तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके अब पूछे जाने लगे स्टेट पीएससी में। तो आइए हम आते हैं अपने सर भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। तो भाग 1 का नाम आप जाने गए, भाग 1 में सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र रहेगा। ठीक, इसमें अनुच्छेद आता है 1 से 4, क्योंकि 4 दिशाओं में हमारा क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें आप अनुच्छेद 1 क्या है, अब उन चारों अनुच्छेद को देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बोला ना कि मैप की तरह सजेगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 2 3 4 में 1 में ये है, 2 में ये, 3 में ये, 4 में, पूरा एक तरीके से आपको छपेगा दोस्त। क्वेश्चन जहाँ से पूछना है ना पूछे, हर एक अनुच्छेद आपको याद रहेगा। तो अनुच्छेद 1 जो आपके संविधान के 395 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है, वो है दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और ये भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि संघ और उसका क्षेत्र है। तो आपको क्षेत्र क्या है, हमारा क्षेत्र सर भारत और इंडिया का क्षेत्र है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे राज्यों के संघ से हम बने, तो बहुत सारे राज्यों का क्षेत्र लेके हम भारत बने हैं, इसलिए बहुत सारे राज्यों के संघ से हमारा क्षेत्र बना। और उस क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। तो सबसे पहले यही रखना था ना, क्योंकि भाग 1 के नाम पे यही है कि आपका बहुत सारे राज्यों के संघ से आप बने हो, तो जो संघ से राज्यों के लिए वो क्षेत्र है, वह क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र का नाम भारत अर्थात इंडिया हो गया, इसलिए भाग 1 हो गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और संघ का मतलब आपको बता ही चुका हूँ। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाई आपको जो पहले सब क्षेत्र ले लिए हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी निकले सभी अब राज्यों को एक करने, तो भाई नए नए राज्यों को मिलाएंगे ना अपने में। यस, कोई नया राज्य मिलना चाहता है हमें, आइए मिल जाइए। तो उसका प्रवेश कैसे होगा, तो वही दिया भैया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर नए राज्य आपको स्थापित करने हैं, तो नए राज्यों को प्रवेश कराना है, तो दोस्तों अनुच्छेद 2 अर्थात नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 में है। कोई भी नया राज्य बनाना है भारत में, कि भाई मैंने तोड़ा आंध्र प्रदेश तेलंगाना को, तो आप बोलेंगे भैया भाग 2 में। मैं बोला मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाइए, भाग 2 के तहत बना सकते हैं, हालांकि वो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भी बन जाता है। ठीक, तो नए राज्यों का प्रवेश याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 2 में। क्योंकि पहले आपको कोई क्षेत्र हो गया, अब उसी क्षेत्र में और नए राज्यों को जोड़ना है, तो भाग 2 में आ गया, इसलिए दूसरे समूह होगा। तीसरा, अब जब नए राज्यों को आप जोड़ लिए हैं, तो नए राज्यों का निर्माण कीजिए, उनका वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अर्थात जो आप नए राज्यों को जोड़े हैं उनको, वर्तमान राज्य जो आपका उनके, तो इन सभी के क्षेत्रों को, इन सभी की सीमाओं या इन सभी के नामों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन की शक्ति होती है संसद के पास, है ना। तो भाग 1 क्या हो गया कि भाई आपका पूरा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, हमने बहुत सारे राज्यों का समूह है हमारा देश, फिर उसमें नए नए राज्यों को मिला सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, भाग 2 हो गया। भाग 3 में क्या है कि जो नए राज्य क्षेत्र ऐड किए हैं, उन क्षेत्रों का बाउंड्री बताएंगे, छत्तीसगढ़ का सीमा इतना है, इस सीमा के बाद मध्य प्रदेश, इस सीमा के बाद उड़ीसा है, तो हाँ भाई उसका क्षेत्र, उसकी सीमाएं, उसका नाम, कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रहेगा, कि कुछ और नाम करवाना है तो कुछ और बदल लीजिए।
तो उनके नामों में परिवर्तन, यह सब, क्योंकि अब आप क्षेत्र में ऐड कर रही हैं तो उसको भाई आप सीमा डिसाइड करेंगे ना कि आपका क्षेत्र इतना ही है, आपका नाम यह होगा, यस तो हो गया भैया नए राज्यों का निर्माण तथा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 आता है कि भाई आप प्रोसेस क्या करेंगे, सर मेरा देश यही तो काम करेगा ना कि कभी ना कभी कोई नया राज्य बना देगा, 2 राज्यों को तोड़ करके, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार को तोड़ा, बिहार झारखंड बना दिया, सर मेरे देश यही काम करेगा। या मेरे देश ये काम करेगा कि कुछ क्षेत्र हैं उनको अपने क्षेत्रों में ले लेगा दूसरे से, है ना, और फिर उनके राज्यों को, जो क्षेत्र है उनकी सीमाएं बनाएगा, जब अलग कर देगा तो उसकी सीमाओं को डिसाइड करेगा, उनके क्षेत्र डिसाइड करेगा, उनका नाम डिसाइड करेगा, तो अनुच्छेद 3। दोस्तों ये मगर कैसे करेगा, कौन करेगा, यही दोस्तों पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर की संसद करती है, मगर पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर की कैसे करती है संसद, वही है अगला अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, अच्छा अनुसूची का बात कर रहे हैं, 12 अनुसूचियों में से पहली और चौथी अनुसूची का, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 नए राज्य आपको प्रवेश कराने हैं तो, और अनुच्छेद 3 कि आपको उसके नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन करना है तो, आपको उसी एक ही राज्य को तोड़ के 2 हिस्से में तोड़ना है तो, उसके नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, अर्थात क्या बोलना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 4 में आपको पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके तहत आप नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं भारत में, और दोस्तों जिसके तहत आप जो पहले से क्षेत्र, उनका क्षेत्र में 2 हिस्से में एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना सकते हैं, उनका सीमाओं को परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नामों को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, चलिए याद रखेंगे हमेशा, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक, कि भाई यहाँ देखते हैं नए राज्यों का प्रवेश, यहाँ देखते हैं नए राज्यों का निर्माण, मसलों कन्फ्यूजन, सर प्रवेश कराना या इस नए राज्यों की स्थापना, या इसमें नए राज्यों की स्थापना करना, स्थापना और निर्माण में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यही लोग पूरा कन्फ्यूज। फिर यहाँ भी आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जिसको मैं आज आपको खुद अपने नोट्स से पढ़ा देता हूँ, जिसमें आपको फिर दोबारा लाइफ कभी कन्फ्यूजन ना रह जाए। एक छोटा सा की पॉइंट दूंगा, उस की पॉइंट के बाद आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कभी भी आपका कोई भी बिंदु गलत नहीं होगा। जब भी अगर नए राज्यों का इंग्लिश में टर्म दिया रहा है इस्टेब्लिश करना, कि भारत नया राज्य इस्टेब्लिश करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश्ड, यहाँ दिया रहा है आपका क्रिएशन, माने क्रिएट करना, तो क्रिएशन। जब भी इन शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि नए राज्यों का स्थापना और नए राज्यों का निर्माण एक जैसे लगता है, कि नए राज्य किसी नई चीज़ को आप स्थापित कर रहे हैं, किसी नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, मत दोनों अलग है। जब भी आपको बोले किसी चीज़ को नया इस्टेब्लिश करना, क्रिएशन करना, तो दोस्तों आएगा अनुच्छेद 2 में। और जहाँ बोले आपका फॉर्मेशन, वो आ जाएगा आपका अनुच्छेद 3। क्लियर, इसलिए इंग्लिश वाले को देखिएगा, उसी के आधार पर आपका तय होगा। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट, ये इस्टेब्लिश्ड किया गया न्यू स्टेट को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ स्टेट, यहाँ दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इस तरीके से रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आइए, अब इन दोनों में आपको कुछ एग्जाम्पल से कुछ बेसिक डिफरेंस भी बता देता हूँ, ताकि यहीं पर जो चारों के नाम है वहीं आप कुछ चीज़ सीख ले, फिर इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब भारत आज़ाद हो गया तो आपको पता है सर, गोवा, पौंडीचेरी, ऐसे जगह पुर्तगालियों का वो था भाई, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का ये आपका वो था, है ना, क्षेत्र था। तो भारत ने वैसे राज्यों को पुर्तगालियों से छीन करके, दूसरों छीन करके अपने देश में प्रवेश दिलाया, अपने देश भारत संघ में प्रवेश दिलाया, तो भाई वो हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। और जैसे कि आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना, है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट कर बना, झारखंड बिहार से टूट कर बना, इस तरीके के जो राज्य हैं दोस्तों, आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट के बना। जब एक ही राज्य को तोड़ तोड़ के आप बनाते हैं तो आ जाता है अनुच्छेद 3 में, क्योंकि आप राज्यों का क्षेत्र और उसकी सीमाओं में आप परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि आप भाई पहले मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, उसको तोड़ दिए तो उसकी सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यस। उसके टूटने के बाद जो टुकड़ा नया अलग किया, उसका नया नाम हुआ कि नहीं, यस। इसलिए इसमें आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य आते हैं, जबकि इसमें आपके आते हैं गोवा, पौंडीचेरी जैसे राज्य, जिसको हम लोगों ने अंग्रेजों से लेकर के प्रवेश दिलाया था अपने भारत में। क्लियर, चलिए
तो हो गया भैया आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 4 नाम है, चारों अनुच्छेद आपको याद होंगे कि भाई भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन, और दोनों चीज़ कैसे होगा, प्रवेश कैसे दिलाएंगे, परिवर्तन कैसे होगा, वो पूरी प्रक्रिया पूरा प्रोसीजर आपको दिया अनुच्छेद 4 में। आइए अब आते हैं आपके हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें आप देखेंगे केवल अनुच्छेद 1। मैंने बोला था ना कि आप निश्चिंत होकर बस पढ़ते चलिए, आपको हर एक चीज़ की इतनी बारीकियाँ दी जाएंगी, इतनी बारीकियाँ दी जाएंगी जब सोचे भी नहीं होगी कि मेरे को इतना सारा नॉलेज मिल गया है। और आज मेरे पास हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नॉलेज, कहानी, कॉन्सेप्ट सभी चीज़ें हैं करके। ठीक, चलिए, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों मैं अपना नोट्स, कंटेंट, पुस्तक सब अपने सामने रख करके खड़ा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो आपको जैसे पता ही है कि एग्ज़ाम में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हल्के फुल्के स्तर के आ भी नहीं रहे हैं, और आप जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए उनको पता भी होगा कि संविधान का क्वेश्चन देख के आप लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, कितने पढ़ के जाते हैं फिर भी गलत करके ही आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़े, संविधान को उसी स्तर का पढ़ना जरूरी है। जब आप अपने पुरानी सीमाओं को तोड़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा आपको, यार रुक जा यार, इतना मत पढ़ यार, ज़्यादा पढ़ा रहा है यार, ज़्यादा समझा रहा है यार, इतना मत समझ भाई, तू मत समझ, इतना मत अपने लिमिट को क्रॉस कर, बंधे रहे उसी गधे टाइप पढ़ते रहे, सही रोकेगा आपको। आप लगेगा यार गंदा पढ़ा रहा है, बेकार पढ़ा रहा है, मगर दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये बात बता दिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, मन यहीं से आएगा। तो अपनी सीमाओं को तोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपका शरीर, आपका दिल, दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा ही, और जब अगर रोक रहा है तो समझिए कि आप सही दिशा पे। तो आइए आते हैं पहले अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 का नाम क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें आप समझिएगा हर एक चीज का मतलब। पहले उसको, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं, पहले इस टाइटल का मतलब। आइए सर, इसमें 3 चीज़ें, इंडिया अर्थात भारत एक चीज़ है, हाँ सर राज्य एक चीज़ है, सर आपका संघ एक चीज़ है। तो राज्य तो आपको पता है सर, जहाँ 4 चीज़ें हो, भूभाग हो जिस पे कोई निश्चित भूभाग हो, उस पर निश्चित नागरिकता रहती हो, उस पर भैया आपका लोकतांत्रिक सरकार बनाए और संप्रभु सरकार हो और सरकार के संप्रभु हो। हाँ भाई, तो ये 4 चीज़ें होंगी, कोई चीज़ राज्य कहलाएगा। और जब ऐसे ही बहुत सारे राज्य आपस में मिल करके एक हो जाएं तो उसे कहते हैं दोस्तों संघ, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। और जब हमारे भारत ने बहुत सारे राज्यों को एकजुट लेकर के आए और सबको अब एक करके सामने एक बना दिया कि ये भारत देश होगा, ये भारत में इतने सारे राज्य मिल गया, अब का भारत देश है, एक निश्चित क्षेत्र हो गया। तो अब यहीं पे लोगों में आपस में विवाद होने लग गया कि अब हमारे देश क्षेत्र तो हमने डिसाइड कर लिया कि भारत की सीमा है, मगर हम उस क्षेत्र का नाम इंडिया रखें कि भारत रखें, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न खड़ा हो गया किनके सामने, संविधान सभा के निर्माण करने वालों के सामने, कि संविधान में हम भारत का क्या नाम रखें, भारत का नाम क्या होगा। क्योंकि वो 2 समस्याएं थी कि भारत को आप भारतवासी तो भारत के नाम से जानते थे, मगर क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज के पूरी दुनिया में राज करते थे, तो अंग्रेजों के थ्रू पूरी दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इसी में पूरी संविधान सभा 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक ने कहा कि इंडिया होना चाहिए, फिर एक ने कहा कि भाई भारत होना चाहिए। दोनों में आपसी विवाद हुए कि भाई क्या भारत का नाम रखा जाए, इंडिया रखा जाए, भारत रखा जाए। फिर लास्ट में दोस्तों डिसाइड किया गया क्या कि इंडिया बहुत दिमागदार है कि हम लगाते हैं अर्थात भारत का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। तो याद रखिएगा, भारत के औपचारिक नाम के रूप में, औपचारिक मतलब ऑफिशियल नेम के रूप में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का औपचारिक नाम क्या है, तो भारत है, इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया है। तो याद रखिएगा, भारत और इंडिया है नहीं, तो भारत और नहीं, भारत अर्थात इंडिया है, ये इंडिया अर्थात भारत है। क्लियर हो गया बात। क्योंकि दोनों डिसाइड किया कि हाँ भाई हम इतने साल से हमारी संस्कृति का धरोहर का पहचान है भारत, तो हम इसको नाम को नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि अब दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानने लग गया है तो हम फिर सबको सिखाने हैं कि हम भारत हैं वहीं जो इंडिया थे, तो ये बेतुका लगेगा। इसलिए हम जब भी आपका समय आए दोनों नामों का प्रयोग करेंगे, जहाँ जैसा चीज़ सुलभ होगा, जहाँ जैसा जरूरत होगा वहाँ वैसा नाम प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए, इसलिए आप याद रखेंगे भारत का औपचारिक नाम दोनों ही हैं। और हम दोस्तों बहुत सारे राज्यों के मिल के बने, इसलिए राज्यों के समूह से बने, इसलिए राज्यों के संघ हैं हम। ठीक, तो आर्टिकल 1 हो गया क्लियर। आते हैं दूसरे पर। अब इसमें आपको बोला कि भाई भारत ने आपको समझाया था कि सर संघ जो इसमें है सब, उस संघ का मतलब अब देख लीजिए। तो संघ का मतलब, सर संघ मतलब एक है सर आपका यूनियन, तो एक संघ का मतलब होता है फेडरेशन, जो आपको बताया था छोटे में कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया हमारा भारत यूनियन है,
फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन है दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बात याद रखिए, क्वेश्चन भी पूछता है। हिंदी में दोनों को इस संघ कहा जाता है और इसलिए बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हम, मैं भी पढ़ा हूँ, तो हम हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। नहीं दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप देखना है कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन संघ का मतलब है फेडरेशन दिया हुआ है, कि संघ का मतलब यूनियन दिया है। जहाँ पे यूनियन दिया उसको आप सही करेंगे भारत के रिस्पेक्ट में, फेडरेशन को गलत करेंगे। अमेरिका के रिस्पेक्ट में फेडरेशन को सही करेंगे, भारत को गलत। ठीक, तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आइए हम यूनियन और फेडरेशन में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको जो दिया हुआ है ये तो दिया ही है, मैं आपको एक छोटा की पॉइंट बताता हूँ पहले, ताकि आपको भी आगे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अर्थात जो यहाँ पे यूनियन है, यूनियन में राज्य जो कि हमारा भारत है ना, भारत है, ठीक। तो ये हमारे यहाँ जो भारत में जो राज्य हैं, ये राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा देश जहाँ के राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं दोस्तों, हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है ना। कि दोस्तों यूनियन मतलब सभी के मेलजोल से बना हुआ है, एक भी आदमी हटा पूरा गिर जाएगा ऊपर का स्ट्रक्चर। अर्थात यहाँ पे राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कि अलग हो जाएं। जबकि फेडरेशन का मतलब क्या कि यहाँ राज्य अलग, राज्य केंद्र से अलग अलग हो सकते हैं। बस यही छोटा सा रेफरेंस है कि अमेरिका में जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग हो सकते हैं किसी प्रोसेस प्रक्रिया के थ्रू, जो भी उनके यहाँ प्रोसेस प्रक्रिया होगा। मगर हमारे यहाँ किसी भी प्रोसेस या प्रक्रिया के थ्रू हमारा कोई भी राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता है। और जब हमसे कोई अलग नहीं हो सकता इसलिए हम हैं यूनियन, जैसे लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन। यस, जबकि फेडरेशन में दोस्तों राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। ये छोटा सा की पॉइंट है। भाई आते हैं इसके हम अंदर के डिटेल पे, कि विलय पत्र आदि के माध्यम से बनना, कि यूनियन कौन होगा, इस क्वेश्चन पर किसी पूछ लिए तो जो भी आपके राज्य हैं, अगर वह विलय पत्र या से कोई भी साधन और अन्य साधन आदि इन सब के माध्यम से अगर बन रहे हैं, भारत के सब अंग बन रहे हैं, तो दोस्तों यूनियन कहलाएंगे। संघ के सदस्यों को कोई छूट प्राप्त नहीं होती है, ठीक। केंद्र सरकार के निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। यही देखिए मैं क्या बोला, कि केंद्र सरकार का नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगा, फुल टू फुल माने कंप्लीट रूप से। अर्थात राज्य अलग नहीं हो सकते, केंद्र सरकार के निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। केंद्र राज्यों से में संबंधों को परिवर्तन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो केंद्र राज्यों के संबंध में, अगर जो केंद्र राज्यों के बीच संबंध है उनके बीच जो शक्ति का बंटवारा है, अगर उसमें कोई भी चीज़ परिवर्तन करना है तो उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हमारे भारत में ऐसा ही होता है ना। यस, हमारे भारत में ऐसा ही होता है, ठीक। अब आते हैं अमेरिका को देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, फेडरेशन है कि यूनियन। तो आप बोलेंगे भाई यूएसए जो है, यूएसए सर आपका फेडरेशन है। इंडिया क्या है, इंडिया है यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। स्वराज्यित राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम जो एक केंद्र के अधीन काम करते हैं। क्या बोला, देखिए यहाँ स्पष्ट देखिए भैया, स्वराज्यित राज्य होते हैं, अर्थात राज्य का पूरा शासन प्रशासन केवल राज्य ही देखते हैं, वहाँ केंद्र का इतना भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं सर, हमारे यहाँ राज्य का पूरा शासन प्रशासन तो राज्य देखते ही हैं, मगर केंद्र का जो नियम है, जो आपका संवृत्ति सूची में है, जो भी है वो हावी होता है। केंद्र का जो नियम है, केंद्र सूची में जो शक्ति है वो हावी होता है। अर्थात इनके यहाँ जो राज्य खुद विदेशी संबंध स्थापित कर सकते हैं, इनके जो राज्य खुद दोस्तों अपने बहुत सारे नीति नियम बदल सकते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो स्वराज्य राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम जो एक केंद्र के अधीन काम करते हैं, तो वे स्वराज्य अपने राज्य खुद करते हैं और अपने मन से केंद्र के अधीन मानते हैं खुद को, क्योंकि केंद्र के अधीन काम कर रहे हैं करके। केंद्र सरकार के फैसले अक्सर बाध्यकारी होते हैं, जहाँ तक केंद्र के फैसले भी मान लिए जाते हैं अक्सर, मगर भारत में तो कंपल्सरी की मानना ही पड़ेगा। संविधान में परिवर्तन के लिए सभी की सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक। यहाँ हमारे यहाँ इसमें सभी की सहमति चाहिए, सभी की सहमति, और हमारे यहाँ बहुमत पे काम हो जाता है, बहुमत पे, ठीक। सर तो भारत भी फेडरेशन होना चाहिए? नहीं दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह कि कल को कोई राज्य है ना, तो भारत में राज्यों को अपने मन से अगर हम ऐसे छूट दे दें कि अपन खुद से राज्य चलाइए, हर एक चीज़ काम कीजिए, तो हमारे हर राज्य क्या करेंगे पता है,
अपना खुद का एक एक देश बना लेंगे। गुजरात अलग देश बन जाएगा, राजस्थान अलग देश बन जाएगा, हर यहाँ के मुख्यमंत्री अपना अपना अलग अलग देश बना लेंगे। इसलिए भारत में वैसा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग टुकड़े टुकड़े में जोड़ जोड़ करके ही बने हैं ना। इसलिए हम लोग अगर छोड़ते हैं मौका अपने ऊपर पकड़ ढीला करेगा केंद्र सरकार, तो सभी राज्य अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये क्या कॉन्फेडरेशन, इसको देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ मिलकर समझौता करते हैं। 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समझौता कर लिए तथा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए संघ में रहते हैं। अर्थात 2 राष्ट्र आपस में क्या समझौता किए, हम दोनों भाई मिल के रहेंगे, हम लोग दोनों स्वतंत्र ही रहेंगे, तू मेरे में हाथ नहीं डालेगा, मैं तेरे में नहीं, मगर हम लोग एक ही कहलाएंगे। केंद्र सरकार के फैसले सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए सभी की सहमति आवश्यक होती है। उदाहरण स्विट्जरलैंड 1291 में आल्प्स पर्वत पर बसे गांवों से मिलकर यूरोपीय यूनियन बनाया गया था, जो 1847 में गृह युद्ध के बाद समाप्त हो गया। इक्वाई परिसंघ वर्तमान में मूल आदिवासी मोहाक, ओनिडा, ओनोंडागा, कायुगा, सनका, इन सभी ने मिलकर 16वीं सदी में परिसंघ का निर्माण किया था। इस परिसंघ में 1722 तुस्कारोरा के मिलने से इसकी संख्या 6 हो गई। इसे महान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसको कोई मतलब नहीं है, मैं था तो पढ़ के सुना दिया, बस आपको यही क्या याद रखना है भारत के संबंध में। तो भारत क्या, भारत यूनियन है, फेडरेशन ही है, फेडरेशन अमेरिका है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। पहला ही क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैसा देश है? और क्या इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? इसलिए आपको इंग्लिश का देखना है टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ इंग्लिश में दिया इसलिए आसान है कि यूएसए क्या था सर? यूएसए था फेडरेशन, अमेरिका था यूनियन, हिंदी में दोनों संघ लिख देता। तो आंसर क्या है सर? आंसर है आपका अमेरिका है बी, फेडरेशन। क्लियर हो गई बातें? जो मेरे शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले भाई बंधु है भैया, एकदम दिल से लगा कि आप खुद अपने एग्जाम में देख रहे हैं क्वेश्चन का स्तर कैसा आ रहा है, तो हल्के मत पढ़ के जाइएगा, वरना सिलेक्शन से आप साइड हो जाएंगे। इसलिए मेहनत कीजिए प्रॉपर और अच्छे तरीके से पढ़ करके आगे बढ़िए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में, बोला जो आप पढ़ रहे थे कि तुरंत उससे क्वेश्चन, ताकि आपको दोनों तरीके से रेडी होता चले आपका दिमाग कि हम जो पढ़ रहे उससे कैसा क्वेश्चन बनता है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, भारत राज्यों का फेडरेशन है। तो देखिए यहाँ पे आपको वही चीज दे दिया है, इसको हटाता हूं मैं। सर भारत क्या है? ये बोला भारत राज्यों का यूनियन है, तो हाँ सर ये आपको पता है सर यूनियन ही है। यहाँ समूह बोला मतलब इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ स्टेट, नहीं दोस्तों ग्रुप नहीं है ना, इंडिया यूनियन है, ग्रुप नहीं है। कॉन्फेडरेशन तो अमेरिका है, यूएसए है, ठीक। और भाई कॉन्फेडरेशन, अच्छा फेडरेशन अमेरिका है, और कॉन्फेडरेशन दोस्तों आपका है स्विट्जरलैंड, जो आप देखते हैं ना, स्विट्जरलैंड, शॉर्ट में लिख दिया हूँ स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए तो आपको पता चल गया अमेरिका क्या है सर? इंडिया है यूनियन, इंडिया है यूनियन, इंडिया है यूनियन, आपका ग्रुप कोई नहीं है, स्विट्जरलैंड कॉन्फेडरेशन, अमेरिका है फेडरेशन। क्लियर हो गई बातें? आइए आते हैं नेक्स्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, इंडिया इज ए, भारत राज्यों का यूनियन है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति, क्योंकि भाई आप बोले ना कि सर इसका नाम ही है संघ राज्य और उसका क्षेत्र, अर्थात भारत अर्थात फिर उसमें अनुच्छेद 1 के भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भैया कोई ना कोई संघ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ, तो राज्य कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि जब क्षेत्र तो कहीं ना कहीं स्थित तो होगा, कहीं ना कहीं लोकेटेड तो होगा। जैसे इस पूरे मोबाइल की स्क्रीन पे मैं बोला कि भाई मेरे ये पेन जो रखा हूँ कहाँ पे है, तो अब सर यहाँ पे है, तो यहाँ का इसकी स्थिति है ना, क्या सर राइट वाली साइड से आपका राइट दाहिने ओर से सर पहले आपका है, सर बाहिने ओर से पहला है, सर टॉप से ऊपर है, सर बॉटम से है, तो आपको कोई ना कोई स्थिति होगी। वैसे भारत की भी कोई ना कोई स्थिति होगी। इसलिए आप देख रहे हैं अगला, भारत की स्थिति कि अम्बेडकर जी ने, भारत की स्थिति कैसी थी उस समय पर जब हम लोगों ने इन सबको एक करने चले थे। तो अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, ये उनका ही कहा हुआ लाइन है, बोले कहानी के माध्यम से आप पूरा पढ़ेंगे। तो अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है जो कि राजनीतिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। साथ ही अम्बेडकर जी ने कहा कि भले ही संरचना की दृष्टि से ये फेडरेशन दिखाई देता है, लेकिन निम्न 2 कारणों से इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। तो हम दिखने पे तो हम भी फेडरेशन की तरह ही दिखते हैं, और दोस्तों हम है क्या? तो हम 2 कारणों से यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यही चीज़ बोलते हैं कि भारत की 2 टाइप का दिखता है, भारत ड्यूल नेचर का दिखता है। देखने में तो भारत तो बोलेगा दृष्टि की संरचना से या संरचना की दृष्टि से भारत फेडरेशन दिखता है, मगर आपका क्या है, भारत क्या यूनियन ऑफ स्टेट है।
राज्यों का संघ। ये यूएसए की तर्ज पर समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि यूएसए में सभी लोगों ने समझौता कर करके अपनी सहमति से ही आपस में एक अमेरिका जैसे देश का निर्माण करा है। वहाँ 50 बराबर राज्य हैं बटे हुए, तो खुद से लोग समझौता किए थे कि हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे भाई भाई। और हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ कोई मिलना नहीं चाहता था मेरे दोस्त। तो अमेरिका से हमारे यहाँ की स्थिति पूरी अलग थी। हमारे हर राजा चाहता था कि मैं अपना अलग देश बनाऊँ, क्योंकि अंग्रेज हमें उस स्थिति में छोड़ के ही गए थे कि भैया जिसको भारत जब हम आज़ाद कर रहे हैं, तब जिन राज्यों को अपना अलग अलग देश बनाना है, सभी राज्य अपना स्वतंत्र देश के रूप में रह सकते हैं। तो हर राजा क्या चाहे थे, हर राजा, कोई भी आदमी क्या चाहेगा, आदमी क्या चाहेगा कि मैं भैया एक राजा बन के रहूँ या मैं किसी देश का पूरे एक देश लेकर के रहूँ। आप क्या चाहेंगे, मैं सिर्फ एक महल में रहूँ या पूरे एक देश में रहूँ? तो आप भी चाहेंगे मैं एक देश में रहूँ। बस भारत में यही दिक्कत था कि हर राज्य वाले अपने आप को एक देश बनाना चाहते थे, और इसलिए भारत में खुद से समझौता नहीं किया। भारत में जबरदस्ती इनको बांध के एक सूत्र में रखा गया, और ये बांधने का काम किया हमारे किन्होंने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी ने। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है कि यूएसए की तर्ज पर समझौते का परिणाम नहीं है। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, भारत उसका परिणाम नहीं है। भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, भारत न ही इसके सदस्य प्रांत से अलग हो सकते हैं, और हमारे सदस्य प्रांत से अलग नहीं हो सकते। इस संघ में वे क्षेत्र शामिल होंगे जो वर्तमान में है तथा अर्जित किए जाएंगे। और बोला जा रहा है कि भारत के संघ में वह क्षेत्र शामिल होगा जो वर्तमान में है, जो पहले से वर्तमान में है, और जिनको अर्जित किया जाएगा, जो हम अर्जित कर लेंगे, ठीक है, अपने मिला लेंगे। तो समझ गए, जो पहले से हम भारत में है वह तो भारत के हैं ही, संघ के हिस्से हैं ही, मगर जो को हम अर्जित करेंगे और लोगों से ले लेकर अपने मिला लेंगे, वो भी भारत का हिस्सा होगा, लिखा गया है। तो ये बात बोले हैं कि इन्हीं दो कारणों से कि यह यूएसए की तर्ज पर समझौते का परिणाम नहीं है, न इसके सदस्य प्रांत से अलग हो सकते हैं। जबकि वहाँ पे है, वहाँ के लोग प्रांत से अलग हो सकते हैं अमेरिका, मगर हमारे यहाँ प्रांत से अलग नहीं हो सकते। ठीक, इसलिए दोस्तों इन दो कारणों से भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अर्जित प्रदेश क्या होता है, जैसे आप शब्द सुने सर अर्जित प्रदेश, तो आइए उस अर्जित प्रदेश को हम समझ लेते हैं। बोला ना, हर एक बारीक चीज़ को समझना, ताकि कोई भी क्वेश्चन जब आने वाले समय में कॉन्सेप्ट से बन रहा है, छूटे मत। अब अर्जित प्रदेश में हमने किसको अर्जन किया था सर? हमने गोवा, दमन एवं दीव को अर्जित किया था। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड सुनिए। 19 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय। तो पूछता है बार बार क्वेश्चन कि गोवा और दमन दीव को किस ऑपरेशन के तहत सम्मिलित किया गया? तो ऑपरेशन विजय। क्या ये क्वेश्चन बनता है इस तरह का क्वेश्चन? यस सर बनता है। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा दमन दीव को यूटी बनाया गया, अर्थात उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब उस पर अब शासन केंद्र का होगा, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश, क्यों पे शासन केंद्र का चलेगा, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने किस माध्यम से क्वेश्चन बनता है कि किस माध्यम से हमने गोवा दमन दीव को भारत में लाया? तो आप बोलेंगे भैया ऑपरेशन विजय चला करके। क्योंकि देखिए हमारे बोला हमारे समझौते की नीति नहीं है, सब अपने आप से मिलने नहीं आए थे, हमको भैया जबरदस्ती मिलाना पड़ा है और लोगों से छीनना पड़ा है, पुर्तगालियों फ्रांसीसियों से। 30 मई 1987 को दमन दीव को यूटी व गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। तो इसमें जो गोवा था शुरू में 61 में, वह भी आपका यूनियन टेरिटरी था। तो जब 61 में इसको मिलाया गया था, तो गोवा और दमन दीव दोनों आपके क्या थे? यूनियन टेरिटरी। मगर जैसे आपके 61 के बाद आया क्या? 87 आ गया। तो 87 दमन दीव को तो यूटी बना दिया गया, मगर गोवा को बना दिया 25वां राज्य। अर्थात भारत का 25वां राज्य कौन है? तो आप बोलेंगे गोवा है, गोवा है, गोवा है। कब? 1987 में बना है, 1987 में। तो आपको याद रखना है 61, 87। 61 में गोवा और दमन दीव को मिलाया गया तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 87 में गोवा को राज्य बनाया गया, दमन दीव को यूटी ही रखा गया। तो 61, 87 ऑपरेशन विजय। पूरा कहानी आपके दिमाग में छप गया। आइए आते हैं हम आपके इसके नेक्स्ट स्तर पे, सिक्किम। अब आते हैं, देखते हैं सर गोवा दमन दीव तो हम ले लिए। अब दोस्तों हम देखिए भारत किस तरीके से हम जोड़ रहे हैं सभी का चीज़ को। वैसे सिक्किम की कहानी पे हम आते हैं। 1947 को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया संरक्षित राज्य का दर्जा? दिया गया भैया सिक्किम को, जिसमें वैदेशिक मामलों में भारत ने हस्तक्षेप रखा। ठीक है, आइए संरक्षित राज्य का मतलब ही यही है, जहाँ वैदेशिक मामले रहें, कोई विदेशी मामला रहेगा तो वहाँ भारत हस्तक्षेप करेगा। अर्थात सिक्किम अपना संपूर्ण संरक्षित राज्य, मतलब हम आपको रक्षा देंगे, संरक्षण देंगे, आपको कोई बाहरी आक्रमण नहीं करेगा, कोई आप पे हमला नहीं करेगा, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मगर एक चीज़ है, भारत ने कहा कि हम आपके वैदेशिक मामलों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कल किसी विदेशी ने
आके आप पे कब्जा करना चाहा, कल आप किसी विदेशी पे कब्जा करके आपने सिक्किम उसको दे दिया, तो हमारे भारत के बीच में तो भाई विवाद हो जाएगा, हमारे भारत में घुसपैठिया घुस जाएगा। इसलिए वैदेशिक मामले में हम प्रवेश करेंगे, इसके बदले हम आपको सुरक्षा भी देंगे, रक्षा भी देंगे और बहुत सारी फैसिलिटी और भी देंगे। इसलिए भैया 1947 में सिक्किम को तो संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, संरक्षित राज्य का दर्जा कब? 1947 में सिक्किम को। इसका मतलब भी आप समझ चुके हैं। फिर 1955 आया, 47 से 55 आया, तो 55 में राज्य परिषद की स्थापना की गई। ये पूछता है कि राज्य परिषद की भी स्थापना कब की गई, तो आप बोलेंगे 1955 में। तो 1955 में राज्य परिषद की स्थापना की गई तथा चोग्याल शासन की अनुमति दी गई। सिर्फ चोग्याल शासन क्या है, सब समझेंगे ना यार। सिक्किम को नेशनल कांग्रेस ने पुनः मतदान हेतु तो सरकार ने से नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 1973 में राजभवन, देखिए 47 हुआ था, सर 55 हो गया, 55 में सर वो जो आपका 47 में जो आपका संरक्षित राज्य था, 55 में क्या हो गया? तो 55 में राज्य परिषद की स्थापना के साथ वो हो गया चोग्याल शासन के अंतर्गत आ गया। 1973 आते आते राजभवन में के सामने व्यापक दंगे हुए, इसके राजभवन के सामने। इन दंगों के पश्चात वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री काजी ने, कहाँ के? सिक्किम के ना, हाँ तत्कालीन, क्योंकि देखिए सिक्किम अभी प्रधानमंत्री बोला मतलब सिक्किम अपने आप में एक देश था। तो जितना छोटा सा सिक्किम एक देश था हमारे साथ, बोला ना कोई मिलना नहीं चाह रहे थे। तो सिक्किम के तत्कालीन प्रधानमंत्री काजी ने भारत से संरक्षण हेतु औपचारिक अनुरोध किया। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरे राजभवन के सामने बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ, अर्थात मैं सिक्किम का प्रधानमंत्री काजी भारत से संरक्षण हेतु औपचारिक अनुरोध करता हूँ कि भारत हमें संरक्षण प्रदान करे। क्योंकि भारत ने तो यहाँ कहा था कि मैं आपको विदेशी किसी हमले से संरक्षण दूंगा, विदेशी किसी आक्रमण से बचाऊंगा। मरे तो उनके देश के अंदर का बात था, तो उनके देश के दंगे हो रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए खुद वहाँ प्रधानमंत्री काजी ने कहा कि भारत के संरक्षण हेतु औपचारिक अनुरोध किया भारत से। यहाँ क्लियर? यस। कब? 73 में, 73। तो आपका 47, 55, 73, हर एक कहानी में पूरा कहानी आप देखते चलेंगे, आपको आंखों के सामने दिखेगा। अप्रैल 1975 आ गया, 73 का 2 साल बाद 75। भारतीय सेना सिक्किम में घुस गई उनके अनुरोध पर। 73 में दंगा होने लग गया। 2 साल तक भाई वो बोलते रहे, 2 साल तक अपना सोचे समय कंट्रोल कर लूंगा, नहीं कर पाए। तो 73 के 2 साल बाद भारत तब जाके बोला नहीं सक रहे हैं आप, ठीक है आप मदद मांग रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं। 2 साल बाद 75 में भारतीय सेना सिक्किम में घुस गई। घुसने के बाद वहाँ मतदान हुआ और भारत ने सभी स्थिति को कंट्रोल किया, शांत कराया। और भारत बहुत अच्छा देश शुरू से, वहाँ घुस करके भारत ने खुद वहाँ मतदान करवाया कि जनता क्या चाहती है। तो मतदान हुआ जिसमें 97.5% जनता ने भारत में मिलने का समर्थन किया। और दोस्तों जो दंगे हो रहे थे सिक्किम में, वहाँ के लोगों द्वारा भारत में मिलने के लिए हो रहे थे कि हमें भारत में मिलना है। इससे सिक्किम हमारा अभिन्न अंग है, सिक्किम हमारा विशेष अंग है, सिक्किम हमारा खुद का प्यारा सा अंग है, क्योंकि वहाँ के 97.5% जनता भारत में मिलना चाहती थी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? हाँ, 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य प्रांत बन गया। ठीक है ना, एक गोवा तो भाई 87 में बना था ना, 25वां, उससे पहले 22वां नंबर का कौन बन गया? सर सिक्किम बन गया। अर्थात गोवा से ही पहले राज्य दर्जा कौन प्राप्त कर लिया? सिक्किम, क्योंकि गोवा का तो दर्जा प्राप्त हुआ था 87 में राज्य का, अभी तो कोई यूनियन टेरिटरी है। तो हमें 22वें राज्य के रूप में सिक्किम ने, पूछता है सिक्किम को कितने नंबर के राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया, तो आप बोलेंगे 22वां, गोवा 25वां। तो 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से, लिखित रूप से भारत का 22वां प्रांत बन गया। लेकिन चीन ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि चीन उसको कब्जियाना चाहता था, चीन वहाँ कब्जा करना चाहता था। चीन क्या बोलता था कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ के लोग मेरे हैं, मैं इसको कब्जा कर लूँगा। सुनना है, मगर वहाँ के लोग देखिए भारत में मिलना चाहते थे। तो आपको समझ में आ रहा है कि लोग अगर चाह रहे हैं भारत में मिलना, तो भारत कितना विशेष है और तो चाइना की कैसी हालत है। तो आप खुद अपने देश पे प्राउड फील कर सकते हैं, इतिहास आपको दिखा रहा है। तो भारत सिक्किम को मिला 1975 में मिला, गोवा का मिला 87 में मिला। तो 75 और 87, 22वां और 25वां। वर्ष 2002 में 17वें करमापा उग्गे किनले दुतर्जी, जिन्हें चीनी सरकार ने लामा घोषित किया।
जिन्होंने तिब्बत से भागकर रूमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम में आकर शरण ली। अब चीन के सामने दुविधा थी कैसे उन्हें वापस लाया जाए। 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार किया तथा औपचारिक रूप से घोषणा की। अर्थात सोचिए कहाँ सिक्किम हमारे साथ 75 में मिल गया है, मगर चीन हमको कब बोला कि सिक्किम भारत का अंग है, वो जाते 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 दोस्तों को कहाँ गया 2003 में। तो ये 75 से सिक्किम हमारा अंग है, मगर चाइना बोलता नहीं ये भारत का नहीं है, ये मेरा है मेरा है मेरा है। दोस्तों देख रहे हैं 75 से जो है उसको 2003 में चाइना ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सिक्किम अब आपका राज्य है। और चाइना से क्यों बोलता था कि भाई सिक्किम मेरा है, क्योंकि वहाँ 2002 में 17वें करमापा जो थे उग्ये किनले दोतरजी जी, ठीक है, जिन चीनी सरकार ने लामा घोषित किया था, वो जिन्होंने तिब्बत से भागकर रूमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम में, तो वो तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो तिब्बत से भाग गए वो और जाकर कहाँ शरण ले लिए, सिक्किम में हिस्सा ले लिए, क्योंकि चाइना के साथ नहीं रहना है, सिक्किम में हिस्सा ले लिए और आकर शरण ली। अब चीन के सामने दुविधा थी कि कैसे उन्हें वापस लाएं, हमको उनको वापस कैसे बुलाएं। तो 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार किया तथा औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। हो गया, तो आप सिक्किम का भी इतिहास देख लिए पूरा। समझा ना, मतलब देखिए पूरा इतिहास है यार, कैसे कैसे हर एक राज्य जुड़ रहा है, कैसे कैसे उस राज्य का मतलब क्या, क्यों चाइना आज भी सिक्किम वाले क्षेत्र भी चाइना वाले आर्मी का घुसपैठ दिखता है, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा यहीं से। अर्थात वर्तमान में जो आप विवाद देखते हैं उन सबका जड़ इतिहास में छुपा है मेरे दोस्त। और सीखने में ध्यान दीजिए, जीवन में सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है मगर एक ही बार लगता है, और रटने में बार बार टाइम लगता है और फिर भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता है। ठीक, चलिए अरे जूनागढ़ था ना तो, हाँ जूनागढ़। अब जूनागढ़ के बाद आता है, देखिए आपने सर गोवा दमन दीव का कहानी सुन लिया, सर आपने सिक्किम का कहानी सुन लिया। अब दोस्तों हम आते हैं जूनागढ़ की बात। जूनागढ़ के नवाब थे, कौन थे नवाब सर? जूनागढ़ के नवाब थे मोहम्मद महावत खान। और दोस्तों याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जाता है कि भारत के समय जूनागढ़ में वो भारत में विलय पत्र के द्वारा सम्मिलित किया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह से हमारे भारत में मिला था, तो उससे वहाँ के नवाब कौन थे? तो आप बोलेंगे भाई मोहम्मद महावत खान। तो जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान जी ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा दिखाई। मैं कि मैं हूँ कहाँ, जूनागढ़ का, मैं जूनागढ़ में हूँ, मैं जूनागढ़ का नवाब हूँ, मगर मैं भारत में नहीं, मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसी स्थिति में छोड़ा था कि आज़ादी के बाद जो राज्य जहाँ मिलना चाहे, भारत चाहे पाकिस्तान, किसी में मिल सकता है। तो जूनागढ़ क्या चाहते थे कि मैं मिल जाऊँ भारत में। हालांकि माउंट बेटन ऐसा नहीं चाहते थे। तब भारत सरकार ने जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के माध्यम से जूनागढ़ को अपने मिला लिया। अर्थात भारत ने वहाँ जनमत संग्रह करवाया। जनमत मतलब जनता का मत जाना और उसको संग्रह करके एकत्रित करके जाना कि भाई जनता का मत क्या है। तो जनता वहाँ की जो थी जूनागढ़ की, वह पाकिस्तान में नहीं, वह भारत में मिलना चाहती थी। इसीलिए फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कि यहाँ की जनता जब हमें मिलना चाहती है, तुम कौन नवाब खामखा मोहम्मद महावत खान, जूनागढ़ हमारे भारत में रहेगा, क्योंकि यहाँ की जनता जो है, जनता ही सबसे बड़ी है। तो जनता मिलना चाहती है भारत में, तो भारत में मिलेगा जनता। तो जूनागढ़ भारत का अंग बना। बोला बोला ना, हर एक कहानी सुनेंगे आप। नवाब कौन थे? महावत खान, ऐसा करके याद रहेगा। अब आते हैं हैदराबाद, जो कि सबसे ज़्यादा नाक में दम के। हैदराबाद स्वतंत्रता, और ये पूछता है ना कि जूनागढ़ किसके थ्रू भारत में सम्मिलित हुआ, तो सर जूनागढ़ जस जनमत संग्रह से, जस जूनागढ़ जस जनमत संग्रह से भारत में मिला, जो आपके पीछे पड़ेगी, जनता का मत से लिया गया। हैदराबाद पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के निज़ाम शासन उस्मान अली खान, अर्थात वहाँ कौन थे? ये निज़ाम कौन थे सर? हैदराबाद के निज़ाम थे उस्मान अली खान। इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। ये बोले ना मैं भारत में मिलूंगा, ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं अपना स्वतंत्र देश बना के रहूँगा। लेकिन साथ में पाकिस्तान के साथ वार्तालाप प्रारंभ किए, मगर अंदर अंदर ये पाकिस्तान से बात कर रहे थे, तो भाई अपन भिड़ू, अपन सब साथ में रहेंगे। तो वार्तालाप प्रारंभ किए। इस वार्तालाप का भारत ने विरोध किया कि भाई तुम भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हो, सभी हमारे देश के हिस्से बन गए, तुम बीच में एक हो भारत के, सोचिए, और तुम पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ती निभा रहे हो, तो भाई हमारे घर के भेदी लंका डाय बन गए हो तुम। तो भारत ने इसका विरोध किया, और वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद हिमादुल्ला इस समस्या को लेकर यूएनओ चले गए। कहाँ के प्रधानमंत्री? आप समझ ही सकते हैं। और सरदार ने ऑपरेशन पोलो फिर चलाया, तो उस पोलो के माध्यम से अपना अंग बनाया, अर्थात
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो 1948 में चला करके हैदराबाद को अपना अंग बना लिया। जैसे आपने देखा था सर गोवा दमन दीव ऑपरेशन विजय, और सर आपका वैसे ही हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ठीक क्लियर हो गई भाई। और सर यहाँ पूछता कि किस किस राज्य को भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही के थ्रू अपने मिला लिया, तो वो है हैदराबाद। इसके अंदर की थोड़ी कहानी सुना दूं, आगे है कि नहीं देख लेता हूँ, नहीं हो तो मैं सुना दूंगा। ठीक है, नहीं है मैं सुना देता हूँ। हैदराबाद जब अपना शासन चला रहा था ना, तो हैदराबाद धीरे धीरे अपने ना आर्मी तैयार कर रहा था, खुद की सेना बारूद वारूद अस्त्र रेडी कर रहा था। तो उसको समझ में आ गया कि मैं पाकिस्तान से संबंध रखूंगा, भारत के अंदर रहे तो सोचिए भारत के अंदर अगर छोटा सा, मतलब हैदराबाद अपने आप में भारत के अंदर एक छोटा सा पाकिस्तान हो जाता, तो सोचिए भारत की स्थिति क्या होती है। बगल में बाहर है पाकिस्तान, तो इतने सारे आतंकवादी हमले करवा दिए। सोचिए भारत के अंदर एक आपका पाकिस्तान बन जाता, तो फिर कितना ज़्यादा दुविधा हो जाता। तो उसका फिर जब पता चला कि भारत वाले भैया मेरे को ऐसे बदमाशी तो करने देंगे नहीं, सोचता, तो फिर उसने अपने यहाँ के आर्मी वार्मी तैयार करने लगे। जैसी से खबर मिला नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एकीकरण के वो थे, तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे आर्मी के साथ पूरे हैदराबाद के निजाम को चारों ओर से घेर लिया। निजाम कौन थे भैया? ओस्मान अली खान को पूरे चारों ओर से घेर लिया और सरेंडर करवा करके सैन्य कार्रवाई के थ्रू हैदराबाद को शासन में मिलाया, भारत के शासन भारत में मिला लिया। तो पूछता किसको सैन्य कार्रवाई के थ्रू मिलाया, तो बोलेंगे हैदराबाद को, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, और जम्मू कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र के द्वारा। तो आते हैं आगे, भारत राज्य क्षेत्र 1950। ठीक, अब देखिए भारत राज्य क्षेत्र 1950 अर्थात 29 भाग, अर्थात 1950 आते आते भारत में क्या हो स्थिति थी वो बताना चाह रहे हैं। 1950 आते आते भारत में भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, ऐसे 29 भाग। तो भागे में 9 क्षेत्र जिसमें गवर्नर शासन थे, 9 क्षेत्र राज्य विधानमंडल व शाही शासन थे, 10 क्षेत्र मुख्य आयुक्त व शाही शासन थे, और एक भाग है इसमें अंडमान निकोबार। तो 9, 9, 18, 10, 28 और 29 हुआ कि नहीं? यस सर। अर्थात 1950 आते आते भारत के राज्य क्षेत्र में 29 भाग थे, जिसमें से 9 क्षेत्र, 9 दूनी 18 क्षेत्र, 18 और 10 28 क्षेत्र, 28 और ये 29 भाग थे। तो 1950 में भारत में कुल 29 भाग थे, जिसमें से जो 9 क्षेत्र थे एक गवर्नर का शासन था, 9 क्षेत्र में विधानमंडल का शासन था और शाही शासन, 10 क्षेत्र में मुख्य आयुक्त और शाही शासन। तो शाही छोड़ दीजिए, या विधानमंडल याद रखिए और यहाँ बस याद रखिए, मतलब आपको याद रहे। 9 में गवर्नर, 9 में विधान, 10 में मुख्य आयुक्त, और एक है दोस्तों अंडमान निकोबार, अर्थात अंडमान निकोबार को अलग से रखा गया था। तो आपको 29 भाग देखिए, आपको उंगली में याद हो गया। पूछ लेगा 1950 में भारत कितने भागों में बटा हुआ था, बोलेंगे 29 भाग। उनमें 10 क्षेत्रों में किनका शासन था, तो आप बता देंगे भैया 10 क्षेत्रों में किनका शासन था, तो मुख्य आयुक्त का। 9 क्षेत्र में विधानमंडल था, 9 क्षेत्रों में गवर्नर का शासन था, और एक क्षेत्र अलग से कौन सा था, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गई बातें? ए व बी के अंतर को समाप्त कर, अब ए और बी का जो अंतर था इसको समाप्त कर, तथा सी में से कुछ को पड़ोसियों के साथ तथा कुछ को यूटी बना दिया गया। अर्थात ए और बी का कोई अंतर नहीं रहा, दोनों को मिला दिए बोल रहे हैं। जो सी है मुख्य आयुक्त वाले, इसमें से कुछ क्षेत्र जो पड़ोसी के साथ थे उनको दे दिए गए, कुछ उनसे क्षेत्र ले लिए गए, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो सी में से कुछ पड़ोसियों के साथ तथा कुछ को यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो देखिए भैया शिक्षक के लिए सबसे पहले नाम आ रहा है, इसका मतलब आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन दिखने मिलेगा, एकदम श्योर है, जी लगा के पढ़िए आप बस, है ना। अब देख रहे क्वेश्चन का इस तरह आप देख के समझ आ रहा होगा, हाँ सर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। निम्न में से किस प्रदेश को ऑपरेशन विजय के माध्यम से अर्जित किया गया था? विजय का बात कर रहा है सर, विजय में था सर गोवा और दमन दीव। सर कैसा था, गोवा का व से विजय, हाँ सर, तो गोवा दमन दीव, तो गोवा आ गया आंसर ए। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के जरिए अपने मिलाया गया, तो सर क्या बोलेंगे सर, हैदराबाद को मिलाया गया तो ऑपरेशन पोलो। क्या हैदराबाद में पोलो, तो याद रखिएगा सर हैदराबाद मिलाया गया ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो बी। ऑपरेशन विजय गोवा, व से विजय, व से गोवा, गोवा का वा से विजय, जो बच गया ऑपरेशन पोलो, तो बी हो गया ऑपरेशन पोलो। क्लियर, हैदराबाद भी जान गए, अब गोवा भी जान गए, जितना क्वेश्चन मिलता है सब जान गए।
देखिए आप जो पढ़ लेते हैं ना अच्छे स्तर का कंटेंट, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगता है आपसे, देख रहे हैं आपके आंखों सामने। जूनागढ़ का विलय भारत में कैसे हुआ? तो भाई जूनागढ़ का शासन हुआ था जनमत संग्रह द्वारा। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा का हुआ था, पोलो के द्वारा हैदराबाद को था, जनमत संग्रह द्वारा। यस, भारत में जूनागढ़ मिला था, ज से जूनागढ़, ज से जनमत संग्रह। लीजिए याद करने का टेक्निक बता दिया आपको। ऑपरेशन शक्ति जो देख रहे हैं दोस्तों, ये परमाणु विस्फोट वाला था जो इंदिरा गांधी ने करवाया था, ये याद रखिएगा 74 में। अब आते हैं दोस्तों 50 को तो अब देख लिए 29 भाग। अब आते हैं सर 1956 आते आते क्या हुआ? भारत राज्य क्षेत्र 1956 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया 1956 में। इसके पीछे का कहानी जो आप आगे सुनेंगे, चिंता मत कीजिए। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने आपके, ठीक, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए से राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग कहते हैं 1956 में। 53 में उनका गठन हुआ था। यस, 53 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली, तो इसलिए इस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, फजल अली आयोग। और 2 सदस्य थे के एम पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू। ठीक, के एम पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को कहा जाता है क्या? फजल अली आयोग। सर इसका निर्माण क्यों किया गया, वो पूरा इतिहास आप जानेंगे आप। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग को इसलिए बनाया गया कि राज्यों का पुनर्गठन आप कीजिए, अर्थात भारत में देखिए कितने सारे जो क्षेत्र हैं इनको अलग अलग राज्यों के रूप में फिर से गठित कीजिए, पुनर्गठित कीजिए, इसलिए नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसके हेड बने फजल अली आयोग, फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहते हैं। फिर आगे समझिए आप, उन्होंने सिफारिश किया कि नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कि भारत में आपके 18 16 और 8 16 राज्य बनाइए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश किया था 16 राज्यों का कि आप 16 राज्य बना दीजिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, मगर उनका एक्सेप्ट किया गया 16 की जगह 14 राज्य बनाने का और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। वही डिटेल आपके सामने लिखा है कि भारत राज्य क्षेत्र 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि डिमांड हुए थे 16 का और 8 का। तो दोनों में 2 कम, 8 से 2 कम 6, 16 से 2 कम 14, और ऐसे याद रखेंगे कि 8 दूनी 16। चलिए याद रहेगा आपको, पूरा कहानी बता दिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 राज्य कौन कौन से थे सर? जो उस समय 14 राज्य बने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में, उसमें था आपका आंध्र प्रदेश, इसलिए सबसे पहले नाम दिया आंध्र प्रदेश से। इसका मतलब क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य, जबकि भाषा तेलुगु को देखा गया, तेलुगु भाषा के आधार पे जो सबसे पहले गठित किया गया वो था आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद आपको बहुत सारा है सर, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, बंगाल, मध्य प्रदेश। देखिए अभी आपका बंगाल है, ये बम्बई है, बम्बई में अभी याद रखेंगे, इसमें आपका मुंबई और दोस्तों गुजरात मिक्स है। बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर है ना, जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब, राजस्थान, यह 14 राज्य बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गलत कम गिन दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये 9 9 10 11 12 13 14, ठीक। चलिए हाँ सर, और दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप के अंदर क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनद्वीप, ये तीनों मिलाकर के थे लक्षद्वीप के अंतर्गत। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये बनाए गए क्या? यूनियन टेरिटरी। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। तो इससे 1956 आते आते भारत में 14 राज्य बन गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जो आपके सामने है। इन नामों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। बाकी इसके आगे की जो कहानी होगी दोस्तों, है ना, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सर आपके 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने,
मगर क्या राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे ही हो गया? नहीं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले पहुंचने के लिए, भारत में राज्यों का निर्माण करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए और भी बहुत सारे आयोग बने जिनके बारे में जानकारी पूरा लिस्ट है वो अब इसके पार्ट 2 में, संघ राज्य और क्षेत्र जो आज पढ़े इसके पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप भाग 1 का पहला हिस्सा पढ़ें जिसमें केवल आप अनुच्छेद 1 देखे हैं। अब अनुच्छेद 2, 3 और 4 अर्थात 3 अनुच्छेद देखेंगे पार्ट 2 में, और उसी अनुच्छेद में, उसी पार्ट में आप इसके दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ये और कौन कौन से आयोग बने थे, जेवीपी आयोग, एस के धर समिति, सब बहुत सारी समितियाँ बनी है ना। जेवीपी समिति बनी, जवाहर, पट्टाभी सीतारमैया, इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल, एस के धर समिति बनी, फिर उस तरीके से बहुत सारे आयोग बने इस राज्य के निर्माण करने के लिए, पुनर्गठन के लिए भारत में। फिर वो कैसे कैसे फेल होते गए वो सब आप देखेंगे, तो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज जो आज पढ़े हैं आज ये आपके लिए सफिशियंट है, और उसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे हाँ सर उससे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो आपसे भी अब बनने लग गए, और आज को खुद आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ सर इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आजकल क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो हम इसी को शांत दिमाग से पढ़ते हुए चलना है। एकदम आप निश्चिंत हो जाइए यार, बॉडी एकदम ढीला रखिए, दिमाग एकदम ढीला रखिए, एकदम आराम से पढ़ते हुए चलिए पानी बहते हुए, और देखिए आपके कैसे दिमाग में धीरे धीरे सब चीज़ बैठ रहा है। ऑपरेशन विजय, व से गोवा का वा, गोवा का वा से विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, सब आपको याद है ना। तो आपको चलिए ये अपनी वाणी को, चाइना ने 2003 में सिक्किम को भारत का अंग माना, सिक्किम था 1975 में हमारे यहाँ बना 22वां राज्य, गोवा बना 87 में आपका 25वां राज्य, सब आपको याद है। अब क्वेश्चन जब बनेगा तो आपसे बनना निश्चित है, तय है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत आपके यूनियन है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन आपका अमेरिका है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब आपसे बनेंगे। आप लाइफ में कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहने वाले, और लोग यहाँ बड़ा क्लास करने के बाद भी इन सभी चीज़ों पे आकर अटकते हैं, भारत यूनियन है कि फेडरेशन है, तो भारत यूनियन है। तो यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। क्लास से अगर लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा भी आप कुछ नया सीखें, कुछ भी नया ऐड हुआ, या आपको कहानी पर बैकग्राउंड तो पता चला किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे निज़ाम को हैदराबाद के निज़ाम से मिलाया, हैदराबाद को मिलाया, कैसे उन्होंने भैया जूनागढ़ में जन्म संग्रह करवाया, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सब ध्यान हुआ होगा। तो उम्मीद करिए क्लास कैसा लगा आप बताइएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करके बता दीजिएगा, और नहीं तो यूट्यूब पे जो मेरी क्लास आती है कंप्यूटर वहाँ के बता दीजिए कैसा लगा क्लास। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त।